दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल हैंडसम हंक यानी कि ऋतिक रोशन की आ चुकी फिल्म फाइटर के 10वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट को रखूं, कि उससे पहले मैं आप लोगों से यह सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या फाइटर में पाकिस्तान को गलत दिखाने की वजह से, पाकिस्तान के कच्चे चिट्ठे खोलने की वजह से इस फिल्म को मिडिल ईस्ट में बैन कर दिया गया? तो भाई, मैंने ये सवाल आप लोगों से क्यों पूछा है, इसको लेकर जो जानकारी हम लोगों के सामने आई है, उसी को देखने के बाद ये सवाल दिमाग में उठा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से ये सवाल मैं पूछ लूं और उसके साथ आपको ये जानकारी दे दूं कि क्या ये फिल्म हिट हो रही है या फिर फ्लॉप। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, जब से फाइटर की एंट्री हुई है बॉक्स ऑफिस पर और इस फिल्म को जिस तरह का कलेक्शन मिल रहा है बॉक्स ऑफिस पर, उसको देखने के बाद इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के कई सारे मेकरों में यह सवाल उठ रहा है कि भाई, इस फिल्म में ऐसी क्या बुराई थी कि मिडिल ईस्ट वालों ने इस फिल्म को टोटली बैन कर दिया भाई अपने रीजन में। यानी कि भाई, जब ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हो रही थी और इस फिल्म को लेकर जब ये जानकारी इस फिल्म के मेकरों को मिली कि भैया इस फिल्म को मिडिल में बैन किया जा रहा है, तो भैया आनंद फानंद में इस फिल्म के मेकरों ने वहां के डिस्ट्रीब्यूटरों से यह सवाल पूछा कि भाई आखिर में ऐसा क्या खराब है इस फिल्म में जिसकी वजह से आप लोग इस फिल्म को भाई बैन कर रहे हो अपने रीजन में। तो इसको लेकर कोई जवाब, माकूल जवाब इस फिल्म के मेकरों को नहीं मिला। थोड़ी सी जानकारी मिली, उसके आधार पर इन लोगों ने दोबारा इस फिल्म को री एडिट करके भेजा फटाफट भाई मिडिल ईस्ट के डिस्ट्रीब्यूटरों के सामने, और उसके बावजूद भी इस फिल्म को सिनेमा घरों में रिलीज नहीं किया गया। और इस फिल्म को रिलीज नहीं करने का, वहां पर बैन करने का कोई माकूल जवाब या वहां के डिस्ट्रीब्यूटरों के द्वारा इस फिल्म के मेकरों को बिल्कुल नहीं दिया गया। और जो अंदर खाने से खबर निकल के आई, तो भैया ये बात बताई गई कि भैया ये फिल्म जो है ना, वो टोटली मोटिवेटेड है पॉलिटिकली, यानी कि भैया गलत तरीके से किसी कंट्री को इसमें गलत दिखाने की कोशिश की जा रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, वैसा कुछ नहीं था। यानी कि भैया पुलवामा वाला जो अटैक था ना, उसको लेकर मिडिल ईस्ट के जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, थोड़े से नाराज हो गए थे। भैया ये इन लोगों ने थोड़ी कराया था, पाकिस्तान ने नहीं कराया था। उनके हिसाब से शायद अच्छा लगता है कि ये जो आतंकवादी हमला हुआ था हमारे सैनिकों के उस काफिले के ऊपर, वो पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा नहीं कराया गया था, वो यहां से ही कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके करवाया था। उन लोगों का शायद ऐसा सोचना होगा। इसी वजह से शायद मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने इस फिल्म को वहां पर रिलीज नहीं होने दिया, जिसकी वजह से फाइटर को आज उस तरह का कलेक्शन नहीं मिल पा रहा है जैसा कि भैया ये फिल्म डिजर्व कर रही थी। यानी इस फिल्म को लेकर जो एक माहौल बनाया गया मिडिल ईस्ट में, उसी का असर हमें देखने को मिला है इंडिया में। यानी कि भैया, अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूं कि अब इंडिया में कुछ चुनिंदा कलाकारों की ही फिल्में सिनेमा घरों में चल पाएगी, जिनके फैन ग्रुप जो है ना भैया, वो हार्डकोर उनसे जुड़े हुए हैं। यानी कि भैया, दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, वो अपने कलाकारों की फिल्मों को सिनेमा घरों में देखने के लिए जरूर जाएंगे। यानी कि भाई, इन कलाकारों के पास में 8-9 करोड़ जनता जो ऐसी है, वो एकदम पूरी तरह से जुड़ी हुई है कि भाई अपना भाई को मैं प्यार देगा, भाड़ में जाए बाकी के कलाकार। और इसी वजह से अब बॉलीवुड के कई सारे कलाकारों को भाई इंतजार रहेगा बेहतरीन कॉन्सेप्ट का। यानी कि भैया, चाहे मैं बात करूं ऋतिक रोशन की, चाहे मैं बात करूं अक्षय कुमार की, चाहे मैं बात करूं अजय देवगन की, चाहे मैं बात करूं रणवीर सिंह की, यानी भैया ऐसे जितने भी कलाकार है ना भैया, इन सभी को अच्छे कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो भैया इनकी फिल्में सिनेमा घरों में रिलीज नहीं होगी। उसके बाद जो बाकी के बड़े बड़े सुपरस्टार बचे हैं ना, यानी कि शाहरुख, सलमान, आमिर, इन सभी के जो फैन फॉलोइंग है ना, वो बहुत ही स्ट्रांग है और वो उनसे पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। यानी कि भैया, वो उनसे पूरी तरह से जुड़े हुए हैं और वो अपना प्यार केवल इन्हीं कलाकारों को देंगे। ये बात तो पक्की हो चुकी है। अब कई लोग सवाल उठा रहे हैं फाइटर के कॉन्सेप्ट को लेकर, तो भाई मैं वैसे लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि भैया, पठान में कॉन्सेप्ट क्या था? क्या था कॉन्सेप्ट पठान में? आप मेरे इस सवाल का सीधा सीधी जवाब दीजिएगा कि क्या आपको इस बात पर यकीन होगा कि हमारे देश की जो खुफिया एजेंसी है, यानी कि रॉ के एजेंट, क्या देश विरोधी होते हैं? क्या वो देश के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं? यही कहानी दिखाई गई थी ना इस फिल्म में। जॉन अब्राहम जो है वो भूतपूर्व रॉ के एजेंट थे और वो अपने देश से खफा थे और इसी वजह से वो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। और भाई, इनके षड्यंत्र को बर्बाद करने में, उसका रास्ता रोकने के लिए भाई
इंडिया के एक और रॉ एजेंट यानी कि भैया पठान जिसको हम लोग कहते हैं भैया शाहरुख खान, भैया उनकी मदद कौन कर रहा था? आईएसआई की एक रॉ एजेंट। यार मतलब कि क्या दिखाना चाह रहे थे इस फिल्म के मेकर कि यही कि भैया नहीं, हमारे जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं वो हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं करते हैं, जितने भी षड्यंत्र इंडिया में होते हैं ना वो कहीं ना कहीं इंडिया से ही मोटिवेटेड होते हैं। इसी वजह से उस फिल्म को मिडिल ईस्ट में रिलीज करने दिया गया, क्योंकि भैया उस फिल्म में पाकिस्तान के मतलब कि जो खुफिया एजेंसी के जो एजेंट है, आईएसआई के एजेंट जो है, उनको सही दिखाया गया, इसलिए वहां पर उस फिल्म को रिलीज करने दिया गया। उसके बाद भैया जवान जो आई, वो फिल्म क्या थी? टोटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड फिल्म, यानी कि भैया उसमें भी हमें राजनीति नजर आई थी, यानी कि उस फिल्म की जो कहानी गढ़ी गई थी उसके माध्यम से ही बताई जा रही थी बात ये कि भाई अभी जो वर्तमान में सरकार चल रही है ना इंडिया में, वो देश के खिलाफ काम कर रही है, वो देश के लोगों के प्रति जागरूक नहीं है। यानी कि भैया आज जो हमारे देश में गरीबी बढ़ी हुई है ना, ये 10 सालों में बढ़ी है। यहां पर महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है ना, वो 10 सालों में ही बढ़ा है मेरे भाई। यहां पर किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं ना, वो 10 सालों में ही आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए हैं। अभी जो बेरोजगारी की समस्या हमारे भारत में है ना, वो इन्हीं 10 सालों में शुरू हुई है। उससे पहले तो पूरा भाई एकदम ऐसी जिंदगी भारत वाले जी रहे थे ना कि उसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। हर घर में लोगों के पास इतना रोजगार था कि भाई लोग रोजगार छोड़कर ये बात कहते हैं कि अरे कितना रोजगार करेंगे। महिलाएं इतनी सुरक्षित थी कि भैया वो मतलब कि किसी भी वक्त कभी भी आराम से घूम सकती थी। और उसके बाद भैया गरीबी तो छोड़ो, मतलब कि हमारा कंट्री जो था पूरे विश्व को दान देता था। 10 साल पहले की स्थिति ऐसी थी भैया। पॉलिटिकली मोटिवेटेड फिल्म थी जवान भी, तो भैया उस फिल्म को भी तो मिडिल ईस्ट में रिलीज कर दिया गया। क्यों? क्योंकि भैया वो फिल्म जो है वो अभी की वर्तमान सरकार को टारगेट करने की कोशिश कर रही थी। तो भाई आज ये बातें मुझे क्यों कहनी पड़ रही है? कुछ लोग मुझसे लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आप फाइटर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट नहीं बता रहे हैं, आपने एकदम फाइटर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट बताना बंद कर दिया है। तो देखिए ऐसी बात है कि मैं इन सभी बातों को अपने चैनल पर बिल्कुल नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग ऐसी बातें करने लगेंगे तो भैया मनोरंजन जो है यानी कि इंटरटेनमेंट जो है वो कहीं ना कहीं धूमिल होने लग जाएगी और लोगों के दिमाग में अलग अलग बातें चलने लग जाएंगी। लेकिन आज ये सारी चीजें इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी हो रही हैं और हम लोग उसको नेगलेक्ट करते हैं। मेरा मानना यार कि इंटरटेनमेंट को इंटरटेनमेंट तक ही सीमित रहने दो यार, इसमें पॉलिटिक्स को मत घुसाओ। और पॉलिटिक्स की वजह से ही आज ये सारा ड्रामा हो रहा है। तभी तो भाई दबी जुबान से बॉलीवुड के ही बड़े बड़े जानकारी ये बात कह रहे हैं कि भैया अब कुछ कलाकारों की ही फिल्में सिनेमा घरों में चल पाएंगी, क्योंकि भैया उनके जो फैन फॉलोइंग है उनके साथ पूरी तरह से बंधे हुए हैं। और उसके बाद भी बॉलीवुड के जो बाकी सुपरस्टार्स हैं उनको अपनी फिल्मों को चलाने के लिए बॉक्स ऑफिस पर अच्छे कॉन्सेप्ट का इंतजार करना पड़ेगा, जिसके माध्यम से वो सोई हुई जनता को वापस सिनेमा घरों में बुलाने में कामयाब हो पाए। नहीं तो भैया उनकी फिल्में लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ही देखेंगे। और यही वजह है कि फाइटर जैसी बेहतरीन फिल्म जिसमें भाई हमारे भारतीय वायुसेना की तारीफ की गई है, हमारे भारतीय वायुसेना के शौर्य को दिखाया गया है, और भाई उस षड्यंत्र को भी इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे हमारे सेना के कॉन्वॉय पे, काफिले पे आतंकवादी हमला किया गया था पाकिस्तान के द्वारा तैयार किए गए आतंकवादियों के द्वारा। तो भाई ये बात किसी को हंसम नहीं होगी। लेकिन आज चलिए मैं अपनी गलती को साफ करते हुए बात आप लोगों को बताता हूं कि अब से मैं फाइटर का तब तक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट आप लोगों को देता रहूंगा जब तक ये फिल्म सिनेमा घरों में लगी रहेगी। तो दोस्तों इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 1 हफ्ता हो चुका है और ये फिल्म दूसरे हफ्ते में जा चुकी है और इस फिल्म का दूसरा वीकेंड जो है वो आज कंप्लीट होने जा रहा है बॉक्स ऑफिस पर दूसरे संडे के माध्यम से। तो दोस्तों ये फिल्म पहले हफ्ते में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जो अब तक कलेक्शन कर पाई है उसका संख्या है 151 करोड़ 60 लाख रुपीस का, यानी कि 151 करोड़ 60 लाख रुपए का बिजनेस इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कर लिया है। उसके बाद भाई इस फिल्म को दूसरे हफ्ते के पहले दिन यानी कि 9वें दिन जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 6 करोड़ का, और उसके बाद भी इस फिल्म को दूसरे हफ्ते के दूसरे दिन यानी कि 10वें दिन जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा है 11 करोड़ का। और भाई 11वें दिन इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर 83% का जंप मिला है। क्यों मिला है बाबू? क्योंकि जेन्युइन ऑडियंस इस फिल्म के बारे में जब सुन रही है ना, जो कि वे अपने देश से प्यार करती है, अपने देश के सैनिकों का सम्मान करती है, वो इस फिल्म को देखने जा रहे हैं। उनको इस बात से कोई तकलीफ नहीं है कि भाई इस फिल्म को मिडिल ईस्ट वाले अपने सिनेमा घरों में रिलीज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो भाई चलिए बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए ये फिल्म
भाई 168 करोड़ 85 लाख रुपए इसका बिजनेस कर चुकी है। तो भाई अगर मेरी बातें कुछ लोगों को अगर बुरी लगी हो तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सच्चाई बताने से मैं कभी भी डरता नहीं हूं। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारंग जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।